अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसाफ की फराहमी और इसका हसूल रियासतों और इसके शहरियों के लिए हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। कहा जाता है कि वो माशरे कभी तरक्की नहीं कर सकते जहां आवाम को इंसाफ मुयसर ना हो। कोई निज़ाम अगर बाय एंड लार्ज जुल्म पर कायम भी हो जाए तो वो ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकता। या तो इसे इस्लाह की तरफ जाना होता है या फिर बर्बादी इसका मुकद्दर होती है। बावजूद बहुत सारी इखलाकी कबाहतों के मगरब को इस वक्त दुनिया में शहरी आज़ादी और इंसाफ का अलम बरदार समझा जाता है, और ये बेवजह भी नहीं। बहुत सारे ऐसे हकूक जो वहाँ के शहरियों को मुयसर हैं, दुनिया के दीगर इलाकों में बसने वाले लोग बस इनका ख्वाब ही देख सकते हैं। और मगरबी तहजीब का सुपरस्टार मुल्क इसका सबसे बड़ा शाहकार अमेरिका को समझा जाता है। लेकिन वहाँ भी इंसाफ का निज़ाम टोटली परफेक्ट नहीं है और इसकी इस इम्परफेक्शन के मज़ाहिर आए दिन सामने आते रहते हैं। रिसेंटली अमेरिका में इंसाफ के निज़ाम की तारीख का एक बड़ा ही गैर मामूली वाक़या पेश आया है। एक मुसलमान नौजवान जिसे इसकी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सज़ा हो गई थी और इसने 23 साल जेल काटी, इसे अब बेगुनाह करार दे दिया गया है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि अदनान सैयद नाम का एक नौजवान और इसकी गर्लफ्रेंड हेमन ली अमेरिका की रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के एक हाई स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की उम्र उस वक्त 18 साल थी। एक दिन अचानक हेमन ली गायब हो गई। पुलिस ने तलाश शुरू की तो रवायती तौर पर इनका शक सबसे पहले इसके करीबी दोस्तों और ख़ास तौर पर इसके बॉयफ्रेंड पर गया। कुछ दिन बाद इस लड़की की लाश इसी शहर के एक पार्क में मिल गई। जिन लोगों पे शक था, इनसे पुलिस ने जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की और इनके फ़ोन्स का लोकेशन डाटा चेक किया तो पुलिस को यकीन हो गया कि यह कत्ल अदनान सैयद ने किया है। फिर पुलिस ने इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए मुख्तलिफ सबूत और शहादतें इकट्ठी की, और जब अदालत में केस चला तो पुलिस ने अदालत को बताया कि अदनान एक वसीला और नफरत भरा आशिक है जिसने बाकायदा एक प्लान के तहत हेमन ली के घर डकैती की, इस लड़की को अगवा किया, कुछ रोज़ इसे अपने पास कैद रखा और फिर इसे गला दबा के मार दिया और इसकी लाश अपने एक दोस्त की मदद से बाल्टीमोर के लीकन पार्क में छुपा दी। अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है। वहाँ के शहरों और कस्बों में शहरियों पर मुश्तमिल एक टीम बना दी जाती है जो किसी केस को सुनकर इस पर फिर अपना फैसला सुनाती है। बुनियादी तौर पर यह सिस्टम तकरीबन ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ पंचायत या जिरगा का सिस्टम राइज है। कोई भी शहरी जो बालग हो और आकल हो और वो वहाँ का रजिस्टर्ड वोटर हो, वो ज्यूरी का मेंबर बन सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ज्यूरी में एक डॉक्टर हो सकता है, एक मैकेनिक हो सकता है, एक रिटायर्ड फौजी हो सकता है, कोई डाकिया हो सकता है। दरहकीकत किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शहरी इस तरह की ज्यूरीज़ का मेंबर हो सकता है। वैसे तो वहाँ 3 तरह की ज्यूरीज़ होती हैं, लेकिन जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के केसेस को सुनने वाली ज्यूरी के मेंबर्स की तादाद 6 से लेकर 12 तक हो सकती है। कोई जुर्म सरजद होने के बाद जब कोई केस आता है तो पुलिस को ज्यूरी के सामने साबित करना होता है कि क्यों किसी मुलजम पर कोई मुकदमा चलाया जाए। अगर ज्यूरी को लगे कि पुलिस के पास कोई ऐसे सबूत और शहादतें मौजूद हैं जिनसे लग रहा है कि मुलजम वाकई मुजरिम हो सकता है, तो फिर इस शख्स का ट्रायल किया जाता है, यानी इस पर मुकदमा चलाया जाता है। फिर इस ट्रायल के दौरान पुलिस को मजीद सबूत और शहादतें पेश करके जुर्म साबित करना होता है। आम नौयत के जराइम में ज्यूरी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला देती है, यानी अगर 10 मेंबर्स की ज्यूरी है और उसमें से 6 ये फैसला दे दें कि कोई शख्स मुजरिम है तो वो मुजरिम करार पाता है, और अगर उसे मासूम करार दे दें तो वो रिहा हो जाता है। लेकिन मर्डर यानी कत्ल के जुर्म में ज्यूरी को मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला देना होता है, यानी कि ज्यूरी के मेंबर्स में से अगर कोई एक मेंबर भी इस बात पर कायल ना हो कि मुलजम ने वाकई कत्ल किया है तो फिर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी ज्यूरी के सारे मेंबर्स मिलकर या तो किसी बंदे को गिल्टी करार देते हैं या मासूम। अदनान सैयद के केस में इस पर मुकदमा चलाया गया और इसे मुजरिम करार देकर सज़ा सुना दी गई। ये कत्ल की वारदात 1999 में हुई थी और सज़ा के बाद तब से यह नौजवान जेल में पड़ा हुआ था। अदनान ने इस लंबे अरसा के दौरान कई बार इस मुकदमा को दोबारा सुनने की दरख्वास्त की, लेकिन हर बार इसे रद्द कर दिया गया। इसने इस हवाले से जो आखिरी दरख्वास्त की थी वो कोई 5 साल पहले 2019 में की थी, और फिर वो मायूस हो गया क्योंकि कहीं भी कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर पिछले साल कुदरत को इस पर रहम आया और एक ऐसा दरवाज़ा खुला जिसकी इसने कभी तवक्को भी नहीं की होगी। अमेरिका में सीरियल के नाम से जराइम की सच्ची कहानी पर मबनी एक पॉडकास्ट की जाती है जो काफ़ी पॉपुलर है। पॉडकास्ट बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट में प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ लोग करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप FM रेडियो सुनते हैं, तो इसी तरह लोग अपनी जो ऑडियो है ना वो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पे शाया कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। और वो चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं ये पॉडकास्ट, तो बहुत सारे लोग इनको बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। ये जो ख़ास पॉडकास्ट है जिसका नाम मैंने आपको सीरियल बताया,
ये अमेरिका में इतनी पॉपुलर है कि सुनने वालों ने अब तक इसकी मुख्तलिफ अक़सात 34 करोड़ बार डाउनलोड की हैं। अदनान का केस भी इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया गया और इसमें इस केस के हवाले से ऐसे सवाल उठाए गए जिनको इस मुकदमे में पहले नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन ये नुकात इतने अहम थे कि सज़ा देने वालों को लगने लगा कि इस केस में शायद इनसे गलती हो गई है। चुनाचे बाल्टीमोर शहर की रियासती वकील मैरिलन मॉस्बी ने पिछले साल इस केस को दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दिया और इसने ये नतीजा निकाला कि अदनान की सज़ा जिन बुनियादों पर की गई थी वो बहुत कमज़ोर हैं। इस सरकारी वकील ने यह भी नतीजा निकाला कि अदनान के केस में 2 और मुश्तबा लोगों को, जिन्हें पुलिस ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, इन पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी। चुनाचे पिछले माह की 20 तारीख को यानी 20 सितंबर 2022 को मेलिसा फिन नामी जज ने अदनान की सज़ा को क्वैश कर दिया, यानी इसे कलअदम करार दे दिया। सरकारी वकला को 30 दिन का टाइम दिया गया कि वो फैसला करें कि क्या इनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अगर वो चाहें तो अदनान पर दोबारा से मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन कल सरकारी वकला ने अदनान पर लगाए गए अपने इल्ज़ामात को न सिर्फ वापस ले लिया बल्कि ये बात भी एडमिट की कि उनके पास अदनान के खिलाफ कोई ऐसे नए सबूत मौजूद नहीं है जिनकी बुनियाद पर फिर से इसका ट्रायल किया जा सके। मरने वाली लड़की के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं थे क्योंकि इन्हें अभी भी लगता था कि अदनान ही कातिल है। उन्होंने जज मेलिसा फी के फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन अब चूंकि सरकारी वकीलों ने अपने पुराने चार्जेस वापस ले लिए और नया इनके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए अब अदनान के हक में फैसला बरकरार रहेगा। सवाल यह है कि अब ऐसा क्या हुआ कि जिन सरकारी वकला ने अदनान को जेल रुखसत करवाया था उन्होंने अपने पुराने इल्ज़ामात ही वापस ले लिए। दरअसल इस केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि मरने वाली जो लड़की थी उसके कपड़ों और जूतों पर डीएनए टेस्ट किए गए और पता लगा कि इसके जूतों पर कुछ लोगों के डीएनए मौजूद हैं, मगर इनमें अदनान का डीएनए नहीं था। दूसरी अहम बात यह कि अदनान को सजा देने के लिए फोन लोकेशन डाटा का सहारा लिया गया था और अब यह साबित हो चुका है कि इस दौर में जब यह कत्ल हुआ था तब यह लोकेशन डाटा ऐसा था जो ज्यादा रिलायबल नहीं था, यानी उसमें गलती की काफी गुंजाइश मौजूद थी। कल सरकारी वकला की जानब से अपने इल्जामात को वापस लिए जाने के बाद अदनान की वकील एरिका स्टर ने कहा कि आखिरकार अदनान सैयद अब एक आज़ाद शख्स है। इसने कहा कि अदनान मासूम था और इसकी जवानी के 23 साल एक ऐसे जुर्म की पादाश में इससे छीन लिए गए जो इसने किया ही नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अदनान 18 साल का नौजवान था जब वो जेल गया था और अब वो 41 साल का एक ढलती उम्र वाला बंदा है। बाल्टीमोर शहर की रियासती वकील मैरिलन मॉस्बी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आज इंसाफ हो गया है। इसने रियासत की तरफ से अदनान और मकतूल लड़की की फैमिलीज से माजरत की और कहा कि असल मुजरम को ज़रूर पकड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।